हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉसेज लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। ये टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सके। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं गॉसेज लॉ क्या कहता है, क्यों हम लोग गॉसेज लॉ का उपयोग करते हैं, और साथ ही इसका मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जिसके लिए 5 मार्क्स जो है सो कि आपको मिलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल आसानी से प्रूफ करेंगे। आप केवल वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी प्लेन सरफेस से लिंक्ड होने वाला या पास करने वाला जब फ्लक्स निकालना होता है तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाते हैं फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं चाहे तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा हमारा क्या रहता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड क्या रहता है, एरिया वेक्टर। ये दोनों के बीच का हमारा क्या रहता है, एंगल रहता है थीटा, अगर बात करें तो। ठीक है ना। तो ये हमारा प्लेन सरफेस से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला था। बट आज जो हम लोग गॉसेज लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इस गॉसेज लॉ का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर प्रत्येक एलिमेंट से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका सम निकाल देते हैं, जो कि सरफेस से पास करने वाला टोटल या नेट फ्लक्स के वैल्यू को क्या करता है, बताता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आइए हम देख लेते हैं कि गॉसेज लॉ का हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं। मैंने आपको बताया क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाला लिंक्ड होने वाला फ्लक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है, देख लीजिए। तो देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed by the closed surface। तो देखिए स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वह किसके इक्वल होता है, सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करता है उसके 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। यानी आप सिंपली समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास एक ये क्लोज सरफेस है और ये किसी चार्ज क्यू को इनक्लोज कर रहा है, यानी इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है क्यू। ठीक है ना। अब पूछा जाएगा कि इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो गॉसेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट यही कहता है, देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है। यानी आप सिंपली यह भी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड होने वाला जो फ्लक्स होता है उस सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया चार्ज और एप्सिलॉन नॉट जिसको परमिटिविटी ऑफ कहते हैं एयर और वैक्यूम,
ये दोनों के रेशियो के हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम कैसे गॉसेज लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो गॉसेज लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बारे में पहले देख ले रहे हैं। देखिए, तो अगर बात करें मैथमेटिकल फॉर्म की हम, तो मेनली इसको नेट फ्लक्स को हम लोग या टोटल फ्लक्स को फाई से डिनोट कर देंगे और लिखेंगे इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा किसका, गॉसेज लॉ का। देखिए फ्लक्स को मेनली हम लोग डिनोट कर लेंगे किससे, ई डॉट डीएस से, और कहता है क्या थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस इसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉसेज लॉ का क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है गॉसेज लॉ का, ये क्लियर हो चुका होगा, जो कि काफी सिंपल है। सिंपली इतना ही आपको याद रखना है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, वो सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करेगा उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है सबको मालूम है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं अब कि हम मैथमेटिकली गॉस लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए गॉस लॉ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम एक ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो वैसा सरफेस होता है जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ऑलवेज सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम गॉसेज लॉ को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आर रेडियस वाला एक, ये देख रहे हैं आप पीला कलर वाला स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज रख देंगे हम, किसको, प्लस क्यू को, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज गॉसियन सरफेस इनक्लोज करेगा तभी हम गॉस लॉ को आसानी से प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस जो है ये चार्ज हमारा इनक्लोज कर रहा है किसको, प्लस क्यू को, ठीक है ना। अब देखिए गॉसियन सरफेस इसका नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि आप देख रहे हैं इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस क्या है हमारा, आर है। तो सरफेस के एवरी पॉइंट पर अगर हम इस चार्ज के कारण फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की फॉर्मूला होती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो देख लीजिए आप किसी भी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी सरफेस के निकालेंगे ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो भी सरफेस के क्या रहेगा, हमारा परपेंडिकुलर ही रहेगा। इसीलिए मैंने इसका नाम क्या दिया है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो देखिए अब सिंपली गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कि इस चार्ज प्लस क्यू के कारण गॉसियन सरफेस पर जो ये पॉइंट पी हमारा लाइज कर रहा है, इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पता कर लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम पता करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम द क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा लाइन ओपी है इसी लाइन के लॉन्ग आगे की ओर होगा, ठीक है ना। अगर हम किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा देख लीजिए बिल्कुल इस तरह से क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण तो आउटवर्ड होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पर जो होता तो इस तरह से ही होता, अगर नीचे की ओर भी आते तो ऐसे ही होता, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला पॉइंट पी पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, अलोंग ओपी। ये हमारा क्या रहेगा, अलोंग ओपी। ओपी के अलोंग ये हमारा रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब सिंपली जो है सो कि हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी के अराउंड
इस गॉसियन सरफेस के एक छोटे से एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जिसका एरिया हम मान लेंगे ds और एरिया वेक्टर क्या मान लेंगे हम, वेक्टर ds। अब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सरफेस की जो एरिया वेक्टर होती है वो हमेशा उस सरफेस के ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हमेशा उस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने एरिया वेक्टर ds की जो डायरेक्शन दिखाया वो आप देख रहे हैं फिगर में कि सरफेस के नॉर्मली दिखाया गया, इस सरफेस के क्या दिखाया गया, नॉर्मली। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देख लीजिए, इस स्मॉल एलिमेंट से लिंक्ड होने वाला कितना फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स को हम पता कर लेंगे। तो देखिए स्मॉल एलिमेंट से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स को यदि हम लोग डी फाई से डिनोट कर दे तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला वेक्टर ई डॉट डी एस, ठीक है ना। अब देख रहे हैं आप फिगर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड है, यानी ऑलरेडी इसी लाइन के लॉन्ग, और मैंने जो ये सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया था, इस सरफेस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है ds वो भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मींस कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है हमारा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। हम किसी भी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी को निकाल ले और उस पॉइंट के अराउंड यदि हम सरफेस एलिमेंट को कंसीडर कर ले तो प्रत्येक पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या रहने वाला है, 0 डिग्री ही रहने वाला, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि सर किसी दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर ds है ये दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में, ड्यू टू बीच ये दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। यानी देखिए इसी को हम लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारा, 1 होता है, यानी डी फाई इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा, डी एस। बट अगर ई की वैल्यू की हम बात करें तो निकाल चुके हम, ई हमारा किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर की। यानी अगर हम बात करें डी फाई की वैल्यू तो डी फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई इंटू क्या लिखेंगे, डी एस। तो देखिए मैंने ये छोटे से एलिमेंट से लिंक्ड होने वाला कितना फ्लक्स है इसको पता कर लिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इंटायर क्लोज्ड सरफेस निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब सिंपली हम लिख सकते हैं नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with entire closed surface will be given, will be given। देखिए अब टोटल फ्लक्स को अब हम फाई से डिनोट कर दे रहे हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे हम इसी को, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, ठीक है। अब ध्यान देना है जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को हम पहले क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए अब इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है जो कि बाहर चले आए, यानी फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बाहर हो गया। अब इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस केवल हम क्या लिखेंगे, ds, ठीक है। तो आप देखिए ds क्या था, ये छोटा सा एलिमेंट का एरिया था, तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ds कहीं ना कहीं ये पूरे क्लोज्ड सरफेस के एरिया को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो देख लीजिए अब सिंपली लिख सकते हैं हम हियर इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू वैल्यू इसका जब पुट कर देंगे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो मेरा 4 पाई, ये देखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट,
और फाइनली फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये गॉस लॉ हमारा क्या हो गया, प्रूफ। और इसी को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैंने ये जो फ्लक्स निकाला है क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स है, इसीलिए इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट के नीचे मैथमेटिकल फॉर्म को लिखकर आपको क्या किया था, समझाया था। ठीक है ना। तो सिंपल तरीका है बिल्कुल गॉसेज लॉ को प्रूफ करने का। आप आसानी से इस तरीके से गॉस लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। किसी तरह की इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उस टर्म के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला पॉइंट कहता है हमारा देख लेना है कि गॉसेज लॉ जो है सो कि किसी भी शेप और साइज वाले क्लोज सरफेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। मतलब शेप और साइज इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। अब जैसे देख लीजिए सरफेस हमारा स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, ठीक है ना, या फिर कोई इरेगुलर शेप्ड वाला सरफेस हो, सभी के लिए हम गॉसेज लॉ को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज देख लीजिए, अगर ये सभी सरफेस सेम चार्ज को इनक्लोज करेगा, सेम चार्ज को यदि क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा, तो सभी से लिंक्ड होने वाला जो हमारा फ्लक्स होगा वो फ्लक्स भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्योंकि ये तो शेप और साइज पर फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है, चार्ज और परमिटिविटी के रेशियो पर। तो अगर तीनों सरफेस इक्वल चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, दैट मींस तीनों से लिंक्ड होने वाला जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो याद रखना है कि गॉस लॉ गुड होल्ड्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और साइज। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। आप लागू कर सकते हैं किसी भी शेप और साइज वाले क्लोज्ड सरफेस के लिए। दूसरा ये भी याद रखना है कि गॉसेज लॉ के वैल्यू, गॉसेज लॉ का उपयोग करके जो हम लोग फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं वो शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, चार्ज और परमिटिविटी के रेशियो पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर अलग अलग शेप और साइज सेम चार्ज को इनक्लोज कर रहा हो तो सबसे लिंक्ड होने वाला फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। ध्यान देना, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं मालूम है, पॉजिटिव लेते हैं। ध्यान देना, आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। और इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स को हम लोग क्या लेते हैं, ध्यान देना, निगेटिव। इनवर्ड फ्लक्स को क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए कहता है कि यदि गॉसियन सरफेस जो है किसी भी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा हो, दैट मींस क्यू की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो क्यू का वैल्यू जीरो होगा, देन नेट फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लिया जाए कि यदि गॉसियन सरफेस दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज को इनक्लोज कर रहा हो, सपोज लेट देख लीजिए एक चार्ज हो प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हो माइनस क्यू, तो भी यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस नेट चार्ज को इनक्लोज करेगा वो नेट चार्ज हमारा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। दैट मींस इन दिस सिचुएशन भी हमारा नेट फ्लक्स किसके इक्वल्स होंगे, जीरो के इक्वल्स होंगे। ठीक है ना। तो ये सब हमारा गॉसेज लॉ से रिलेटेड क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, टर्म्स था, जिसके बारे में मैंने क्या किया, डिस्कस किया। आई होप कि गॉस लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।